कहते हैं कि तूफान से पहले भयावह शांति आती है। ऐसा पुराने दौर की लड़ाइयों के संबंध में भी कहा जाता था। हालांकि आधुनिक दौर में अब ऐसा ज़्यादा होता नहीं। अब युद्ध से पहले भगदड़ मचती है, शांति की कोशिशें होती हैं, मोर्चे संभाले जाते हैं, हथियार दुरुस्त किए जाते हैं, दोस्त और दुश्मन की पहचान की जाती है, तब जाकर युद्ध का आधिकारिक ऐलान होता है। आज जानेंगे रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका से पहले क्या हो रहा है, अमेरिका यूक्रेन से अपने लोगों को क्यों निकाल रहा है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दिए बयान के बाद जर्मनी की नेवी चीफ की नौकरी आखिर क्यों चली गई, और यूक्रेन में किसने सरकार पलटने की साजिश रची। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे बढ़ने से पहले एक सूचना, दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम ऐप। ये ऑडियो बुक्स का एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको अलग अलग विधाओं में सैकड़ों बोलने वाली किताबों की जानकारी मिलेगी। आप वहां से सुन सकते हैं। ये भारतीय गणतंत्र को सेलिब्रेट करने का मौसम है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कुकू एफएम ऐप आपके लिए खास ऑफर लेकर आए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 50% की छूट मिल सकती है। आपको बस सब्सक्रिप्शन लेते समय इंडिया कोड का इस्तेमाल करना है। अगर आप भी भारत के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं तो ये ऑफर आपके लिए भी है। सुनते रहिए और गुनते रहिए। और जानकारी आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंचिए। अब हम चलते हैं यूक्रेन। हम दुनियादारी के पिछले कई एपिसोड्स में रूस और यूक्रेन के झगड़े का पूरा तिया पांचा आपसे बांट चुके हैं। आज हम पूरा घटनाक्रम संक्षेप में समझा देते हैं। यूक्रेन लंबे समय तक रूसी साम्राज्य और फिर सोवियत संघ का हिस्सा रहा। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन आज़ाद हुआ। एक अलग मुल्क के तौर पर उसने अपनी पहचान भी बनाई। 1999 में व्लादिमीर पुतिन रूस की सत्ता में आए। पड़ोसी मुल्क। शुरुआती सालों में पुतिन ने विरोधियों को निपटाया, सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने रूस के अंदर अपना गेम सेट किया। 2012 में पुतिन दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद उनका ध्यान रूस की सीमा से बाहर जाने लगा। अब इसके पीछे दो वजहें गिनाई जाती हैं। पहली, 2012 के आसपास रूस के भीतर पुतिन का भारी विरोध हो रहा था। उनके खिलाफ रैलियां आयोजित हो रही थी। पहला तर्क यह दिया जाता है कि पुतिन ने विरोधियों का ध्यान भटकाने के लिए यूक्रेन के मसले को छेड़ा। यही तर्क बाकी लड़ाइयों को लेकर भी दिया जाता है जो पुतिन के नेतृत्व में रूस ने लड़ी हैं पिछले कुछ सालों में। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि पुतिन रूस का गौरवशाली इतिहास लौटाना चाहते थे। इसके तहत वो उन सभी इलाकों को फिर से अपने छत्र छाया में रखना चाहते थे जिन पर कभी रूसी साम्राज्य का नियंत्रण रहा है इतिहास में। पुतिन के मन में क्या था यह हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर हुआ कि 2014 में रूस ने सेना भेजकर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। फिर उसे अपना प्राण भी घोषित कर दिया। वैसे बहुत सारे देश, खासकर वेस्ट के, इस कब्जे को मानते नहीं हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि फिलहाल क्रीमिया का जो हिस्सा है वो रूस के पास ही है। सोवियत संघ ने 1954 में क्रीमिया को यूक्रेन को उपहार में दिया था। रूस क्रीमिया तक ही नहीं रुका, वो यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर अलगाववादियों को पैसे और हथियार भी देने लगा। रूस वैसे इससे इनकार करता है। इस झगड़े में अब तक 14,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इन मुद्दों के बारे में विस्तार से जानने के लिए दुनियादारी के पुराने एपिसोड्स आप देख सकते हैं। कुछ को हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रहे हैं। अब हालिया तकरार की चर्चा पर चलते हैं। मई 2019 में यूक्रेन में सरकार आती है नई वाली। 19 में वहां भी सरकार आई थी नई वाली। नई सरकार रूस के प्रति उतनी उदार नहीं थी। उसने पश्चिम की तरफ सहयोगी तलाशे। यूक्रेन यूरोपियन यूनियन और नाटो की तरफ गया, झुकने लगा। यूक्रेन दोनों पक्षों के एकदम बीच में है। रूस को डर हुआ कि अगर यूक्रेन वेस्टर्न ब्लॉक में शामिल हो गया तो उसकी सीमा पर खतरा बढ़ सकता है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे देश धीरे धीरे नेटो अलाइज होते जा रहे हैं, तो इसलिए रूस का डर दिखता है आपको। इससे बचने के लिए रूस यूक्रेन पर लगातार प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहा है। 2021 में उसने 2 बार लाखों सैनिकों को यूक्रेन बॉर्डर पर भेजा। पहली बार मार्च में, तब उसने जल्दी ही सैनिकों को वापस भी बुला लिया। ये कहा कि ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरी बार नवंबर के महीने में जमावड़ा शुरू हुआ। यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस के लगभग 2.25 लाख सैनिक तैनात किए गए। रूस अपने सैनिकों को बेलारूस में अभ्यास के लिए भेज रहा है। उसने हैवी वेपन्स को भी बॉर्डर पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से यूरोप के ताकतवर देश सामने आए हैं। ब्रिटेन और कनाडा ने अपनी स्पेशल फोर्सेस वहां भेजी हैं। यूएस भी कई बार रूस को धमका चुका है, मगर रूस इन सब से बेखबर अपनी मांग पर कायम है। उसने अपनी शर्तें साफ कर दी हैं। यूक्रेन को नेटो में शामिल ना किया जाए और नेटो 1997 से पहली वाली स्थिति में लौट जाए। इन्हीं मुद्दों पर सहमति बनाने को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। हालांकि बात वहीं ढाक के 3 पात वाली चल रही है।
कुछ भी नया निकलकर सामने अब तक नहीं आया है। गाड़ी एक ही जगह पर अटकी भी हुई है क्योंकि कोई विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई रियल नेगोशिएशन हो नहीं पा रहा है। इसके चलते युद्ध की आशंका का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। रूस कह रहा है कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसके वादे पर एतबार करने की कोई खास वजह नजर आती नहीं है, खासकर जिस तरह का मिलिट्री बिल्डअप उसने यूक्रेन के बॉर्डर पर कर दिया है। आज इस मसले में क्या अपडेट्स हैं ये भी जान लेते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन में अपने दूतावास से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। डिप्लोमेट्स के घर वालों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कम जरूरी स्टाफ्स को भी बाहर निकलने का विकल्प दे दिया गया है। दूतावास से जुड़े लोगों की घर वापसी का खर्च अमेरिकन सरकार उठाने वाली है। यूएसए यूक्रेन में रह रहे बाकी अमेरिकी नागरिकों के लिए भी एक चेतावनी जारी की गई है। कहा गया है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार उनकी मदद कर पाने की स्थिति में नहीं होगी, इसीलिए वो उसी हिसाब से अपने प्लान्स बनाए यूक्रेन जाने के या रुकने के। अमेरिका ने अपने नागरिकों को रूस नहीं जाने की सलाह दी है। इस फैसले पर रूस का बयान भी आया है और उसने कहा है कि अमेरिका बिना बात बतंगड़ बना रहा है, ऐसा उसका कोई प्लान है नहीं हमले का। दूतावास खाली कराने में यूएस भी वैसे अकेला नहीं है। ब्रिटेन ने भी कीव से दूतावास से कुछ स्टाफ को वापस बुलाने का फैसला लिया है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में कई और देश भी ऐसा फैसला ले सकते हैं। जहां तक ब्रिटेन की बात है, उसने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। ब्रिटेन का दावा है कि रूस कीव में कठपुतली सरकार बिठाना चाहता है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूस की खुफिया एजेंसी यूक्रेन के कई विपक्षी नेताओं से संपर्क में है। ऐसी अटकल लगाई जा रही है कि रूस पूर्व सांसद येवगेन मुरायेव को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहता है अपनी मर्जी से, इसीलिए सारी पॉलिटिक्स हो रही है। मुरायेव की पार्टी पिछले चुनाव में 5% वोट हासिल नहीं कर पाई थी, इस वजह से उनकी पार्टी को संसद में एंट्री नहीं मिली थी। मुरायेव नैश चैनल के फाउंडर भी हैं। उनका चैनल प्रो रशियन एजेंडा चलाने के लिए कुख्यात है। यूक्रेन की सरकारी एजेंसियां लंबे समय से इस चैनल पर बैन लगाने का प्रयास कर रही हैं, अब तक सफल नहीं हो पाई हैं। 23 जनवरी को मुरायेव ने बयान दिया था कि यूक्रेन को एक नए लीडर की जरूरत है। ब्रिटेन ने अपनी प्रेस रिलीज में 4 और नेताओं का भी नाम लिया है, हालांकि उसने अपने आरोपों के संदर्भ में कोई सबूत पेश नहीं किया है। रूस ने ऑब्वियसली इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बता दिया है। उधर 22 जनवरी को अमेरिका ने लगभग 15 अरब रुपए कीमत का सिक्योरिटी पैकेज, इसमें से पहली खेप को यूक्रेन भेज दिया है। अमेरिका ने आगे भी यूक्रेन की मदद का वादा किया है। इसके अलावा लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, पूरा ईस्टर्न ब्लॉक, यूक्रेन को अमेरिका में बनी एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेज रहे हैं। ये तीनों देश नेटो एलाइज हैं। नेटो की स्थापना 1949 में हुई थी, कोल्ड वॉर के दौर में कम्युनिस्ट धड़े को चुनौती देने के लिए। फिलहाल नेटो में 30 देश हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से तैयारी शुरू कर दी है। मसलन डेनमार्क बाल्टिक सी में एक नौसैनिक बेड़ा भेज रहा है। वो लिथुआनिया में F-16 फाइटर जेट्स को भी तैनात करने वाला है। F-16 दिमाग लगाइए कहाँ से आया होगा, यूएस। स्पेन बुल्गारिया में फाइटर जेट्स भेजने का विचार कर रहा है। फ्रांस अपने सैनिकों को रोमानिया भेज सकता है, ऐसा उसने दावा किया है। फ्रांस भी ऑब्वियसली नेटो एलाई है। ये तो युद्ध की तैयारी पर बात। इसी मसले पर एक हलचल जर्मनी में भी मची है। जर्मन नौसेना के मुखिया के शिम शुबाक का एक वीडियो रिलीज होने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। शुबाक मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, IDSA जिसको हम कहते हैं, उसके कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि रूस को यूक्रेन में कोई दिलचस्पी नहीं है, पुतिन को सिर्फ थोड़ी इज्जत चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि पुतिन उस सम्मान के हकदार हैं। ये वीडियो बाहर आया तो बवाल कट गया। जर्मनी पिछले कुछ समय से यूक्रेन के पक्ष में बोल रहा है। जर्मनी ने रूस को तनाव कम करने के लिए भी कहा है। वीडियो आने के बाद यूक्रेन ने जर्मन राजदूत को मिलने के लिए बुलाया। यूक्रेन ने शुबाक के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई। इसके कुछ देर बाद ही शुबाक ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। जानकारों का कहना है कि भले ही इस्तीफे से मामला शांत कराने की कोशिश की जा रही हो, इस प्रकरण ने यूरोपियन यूनियन के देशों में फैली दरार को भी उजागर कर दिया है। यूरोप के कई देश गैस के लिए रूस पर निर्भर हैं, जर्मनी भी उनमें से एक है। पिछले कुछ महीनों से यूरोप में गैस के दाम काफ़ी बढ़ भी गए हैं। रूस को चुनौती देने का मतलब है गैस की सप्लाई बंद या बहुत महंगी सप्लाई। इससे हाहाकार मचने की आशंका है और इसी वजह से कई देश रूस के खिलाफ कठोर बयानबाजी से बच रहे हैं। वैसे नौसेना अध्यक्ष जर्मनी के जो पूर्व वाले हैं, जिनका भी इस्तीफा हो गया है, टू बी फेयर टू हिम, उनका ऐसा कहना है कि उन्हें मालूम नहीं था कि उनके उन कमेंट्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है। और उस वीडियो में अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें बीच बीच में नॉट टू बी कोटेड टाइप की बातें भी कहते सुनाई देते हैं। उस बात का शायद उन्हें इल्म नहीं था कि ये चीज़ रिकॉर्ड की जा रही है। इस मामले में जो भी कुछ नया होगा उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम उसके बारे में आपको सूचित करते रहेंगे।
ये था, यहां तक का वीडियो था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बुर्किना फासो से है। 24 जनवरी को बुर्किना फासो के राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिस्टियन कबोरो को सैनिकों ने हिरासत में ले लिया। उनके काफिले की गाड़ियों पर भीषण गोलीबारी की भी खबर है। सेना की एक टुकड़ी स्टेट टीवी के बाहर तैनात है। इस घटना पर वैसे अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि यह तय माना जा रहा है कि बुर्किना फासो में तख्ता पलट अब हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कबोरे को एक मिलिट्री कैंप में रखा गया है। इससे पहले यानी कि 23 रविवार को आर्मी की कई छावनियों में गोलीबारी की खबर आ रही थी। तब सरकार ने सैन्य विद्रोह की रिपोर्ट्स को नकार दिया था। आज सुबह प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास गोलीबारी हुई और दोपहर होते होते राष्ट्रपति को हिरासत में लेने की बात भी सामने आई। अगर तख्ता पलट का दावा सही साबित होता है तो यह 2022 का पहला मिलिट्री कू होगा। इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी थाईलैंड से है। 33 बरस के बाद थाईलैंड का कोई प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर जा रहा है। क्राउन प्रिंस MBS ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा को सऊदी अरब आने का न्योता दिया था। दोनों देशों के बीच इतने लंबे समय तक मनमुटाव क्यों रहा? इसका कारण एक चोरी था। लगभग 150 करोड़ रुपए के गहनों की ये चोरी थी। 1989 में एक सऊदी प्रिंस के पास से ये गहने चोरी हो गए थे। इसका इल्जाम एक थाई गार्ड पर लगा था। बाद में थाई पुलिस ने उनमें से कुछ गहने जब्त कर लिए थे और लौटा भी दिए थे, लेकिन सऊदी अधिकारियों का कहना था कि लौटाए गए गहने नकली थे। सबसे बड़ा हंगामा 50 कैरेट के ब्लू डायमंड को लेकर हुआ। उस हीरे का भेद आज तक खुल नहीं सका है और इसी वजह से इस कांड को ब्लू डायमंड अफेयर के नाम से भी जाना जाता है। चोरी की घटना के 1 साल बाद थाईलैंड में एक रात में 3 सऊदी अधिकारियों की हत्या भी हुई थी। फिर सऊदी अरब ने एक बिजनेसमैन को पड़ताल के लिए भेजा। थाईलैंड पहुंचने के 1 महीने बाद ही वो भी गायब हो गया, उसका भी पता नहीं चला। इसी वजह से सऊदी ने लंबे समय से अपने राजदूत थाईलैंड नहीं भेजे। माना जा रहा है कि थाईलैंड के PM की यात्रा के बाद ये तनाव थोड़ा कम हो सकता है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।